इकराम, अभी की ये वीडियो मैं इंतहाई दुख में बना रहा हूँ। वो इस वजह से कि किसी ने इमाम हुसैन से पूछा था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, कि दुनिया में सबसे वज़नी चीज़ क्या है या सबसे मुश्किल काम क्या है। तो उन्होंने कहा था कि मासूम बच्चे के या बेटे के जनाजे को उठाना। हर वो शख्स जो औलाद वाला है वो शायद इस दुख को समझ सकता है। इबाद फ़ारूक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। मैं उनके जुर्म को डिस्कस नहीं कर रहा, वो बेगुनाह हैं, वो गुनाहगार हैं, मैं इस चीज़ को डिस्कस नहीं कर रहा। इबाद फ़ारूक के साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है, वो गलत हो रहा है, वो होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, मैं इस चीज़ को डिस्कस नहीं कर रहा। लेकिन जो उनके बेटे के साथ हुआ वो मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा। उसकी कुछ तफसीलात मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। ये 9 मई के बाद 10 मई को, मेरे ख्याल से कि 9 मई को ही गिरफ्तार हो गए थे। 10 मई की एक इनकी वीडियो आई थी इबाद फ़ारूक साहब की, और उसमें इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान किया था। PP 149 से ये टिकट होल्डर हैं। जो कुछ इन्होंने किया इन्होंने ही जवाब देना है। उसको ना मैं जस्टिफाई कर रहा हूं, ना मैं कह रहा हूं वो सही हुआ ना गलत हुआ। जो उनके साथ हो रहा है वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है, इसको छोड़ दीजिए। जो उनके बेटे के साथ हुआ, नाज़रीन किराम, उसके बारे में जानना तो जरूरी है। 10 मई को इनकी वीडियो आई थी। फिर ये एक पुलिस वैन में इन्होंने ये बयान दिया था कि मेरे से वो वीडियो जबरदस्ती दिलवाई गई और इन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रहने का ऐलान किया था। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है, वो मैं आपको बता देता हूं। उसके बाद नाज़रीन किराम पता चला था कि ये इबाद फ़ारूक के 4 बेटे हैं। उनमें से जो दूसरे नंबर का बेटा है अम्मार, जिसकी उम्र तकरीबन 8 साल है, वो ट्रॉमेटाइज हुआ। उसके घर में जिस तरह से छापे पड़ते रहे, वालिद, वालिदा, दादी, इन सब को उठाने की उसकी तबीयत खराब होती गई। और आज वो बच्चा इस जहाने फानी से कूच कर गया। अभी जनाजे का टाइम है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस वक्त जनाजे का टाइम है। अभी कुछ देर पहले इबाद फ़ारूक घर पे पहुंचे हैं और बड़े रिक्कत आमेज़ मनाजर हैं। कुछ तस्वीरें और वीडियोस वहाँ पे आई हैं, लेकिन वहाँ पर दिक्कत यह है, सहाफ़ी दोस्त बता रहे हैं, ख़ास तौर पर शाकिर रवान साहब इसकी कवरेज कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि वहाँ पर फ़ोन निकालने की इजाज़त नहीं है, फ़ोन नहीं निकाला जा सकता है, और ना वहाँ पर तस्वीरें बनाई जा सकती हैं, ना वहाँ पर वीडियोज़ बनाई जा सकती हैं। अब कुछ हक़ाइक़ हैं जो इस बारे में पता चल रहे हैं, इस पूरे मामले के बारे में। पहली बात तो यह है कि जब ये बच्चा बीमार हुआ, और वो इस वजह से बीमार हुआ उसकी फैमिली के मुताबिक कि जिस ट्रॉमे से वो गुजरा, इबाद फ़ारूक ने जो किया उसका जिम्मेदार वो है। वो कोर्ट डिसाइड करेगी उन्होंने गलत किया सही किया। लेकिन उनके खानदान वाले ये बताते हैं कि डॉक्टर्स ने हमें ये बताया कि ये बच्चा ट्रॉमे की वजह से जो है ना वो बीमार पड़ता गया। 5 दिन बाद बीमार हुआ, फिर 10 दिन बाद ज्यादा, फिर आखिरकार ये बच्चा जो है ना वो अस्पताल में दाखिल हो गया। और नाज़रीन किराम, अफसोसनाक सूरत हाल तब बनी जब इस बच्चा वेंटिलेटर के ऊपर था, और फिर अस्पताल ज़राए ने माजरत कर ली कि हम इबाद फ़ारूक के बेटे को अस्पताल में नहीं रख सकते हैं। उसकी वजह यह है कि मीडिया आ जाता था या वहां पर जो है ना वो उस बच्चे को रखना मुश्किल हो गया, और फिर होम मेडिकेशन के ऊपर उस बच्चे को घर ले आया गया। कुछ दिन उसने सर्वाइव किए हैं, और सर्वाइव करने के बाद आज ये बच्चा जहाने फानी से कूच कर गया। मैं सवाल पूछता हूं, मैं आज इसके ऊपर बहुत ज्यादा चीजें डिस्कस नहीं करने आया, लेकिन मैं सवाल पूछता हूं उस बेचारे बच्चे की, उस मासूम बच्चे को। जब मैंने बेजान लाश को देखा है, उसकी तस्वीरें मेरे सामने से गुजरी हैं, तो मैं सवाल पूछ रहा हूं कि कौन जिम्मेदार है इसकी मौत का। इसका बाप जिम्मेदार है, मुआशरा जिम्मेदार है, हमारा निज़ाम जिम्मेदार है, वो अस्पताल वाले जिम्मेदार हैं कि जिन्होंने उसको रखा नहीं, या ये निज़ाम कि जिसने छापे दर छापे मार के पहले उसका बाप फिर उसकी वालिदा और दादी को पकड़ के ट्रॉमेटाइज कर दिया उस बच्चे को। कौन जिम्मेदार है? मैं ये समझने से कासिर हूं। मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि मैं किसको जो है वो जिम्मेदार ठहराऊं। जेल से एक और बयान आया था PTI रहनुमा इबाद फ़ारूक का, और पता चला था उन्होंने PTI छोड़ने से इनकार किया। उन्होंने कहा जी मैं तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ूंगा। आज के बयान की बात नहीं करा, लेकिन इससे पहले एक बयान आया था। फिर एक और बात पता चली है, और वो ये बात पता चली है कि इबाद फ़ारूक साहब की पिछले कुछ दिन पहले एक मुलाकात करवाई गई थी। खानदान के ज़राए ने यह कंफर्म करवाया है कि जब ये सोशल मीडिया पे बात चली और पता चला, तो उसके बाद इबाद फ़ारूक की एक खुफिया मुलाकात अस्पताल में करवाई गई अपने बेटे से।
और बताने वाले ये बताते हैं कि उस मुलाकात के अंदर भी दोनों बाप बेटा, अब बेटा कॉन्शियस नहीं था इतना ज्यादा, उसकी हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन बाप बेटा दोनों बहुत रोए। एक वो मुलाकात थी और दूसरी इतनी जुदाई के बाद एक मुलाकात आज इन दोनों की हुई है जब उसके बेटे के जिस्म में जान नहीं है और बेटा बाप का नाम लेता लेता जो है वो इस दुनिया से चला गया। खैर, एक मुलाकात तब हुई थी, बताया जाता है कि उस खुफिया मुलाकात को भी इसलिए करवाया गया था ताकि चूंकि वीडियोस वायरल हो रही थी और लोग सवाल पूछ रहे थे, तो इसलिए बात को लेकर आया गया था। अभी बताया जाता है कि 3 दिन के पैरोल पे इबाद फारूक की रिहाई का इंतजाम किया गया है। इससे पहले बहुत सारे लोग इसको कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी पैरोल पर मुख्तलिफ लोगों की रिहाई हो चुकी है। लोगों को अपने भाई खुशदामन और मैं मुख्तलिफ सियासी लोगों की बात बता रहा हूँ, वो लोग जो है ना वो अपने कजन्स की इनफैक्ट फौतगी के ऊपर भी पैरोल के ऊपर रिहाई पर आए हैं। ये 3 दिन की रिहाई इबाद फारूक की इस मामले के अंदर जो है वो बताई जा रही है। 3 दिन के लिए रहा होकर वहां पर आए हैं। अब जो साफी बताते हैं वो ये बता रहे हैं कि जो लोग वहां पे मोबाइल निकालने की कोशिश करते हैं, कहते हैं जी वो मास्क पोस्ट कुछ लोग हैं, पुलिस के लोग होंगे ऑब्वियसली सिविल कपड़ों के अंदर। हमारे दोस्त शाकिर अवान भी वहीं पे मौजूद हैं, तो वो बता रहे हैं कि जो भी मोबाइल निकालता है उसका मोबाइल जो है ना वो छीन लिया जाता है। वहां पर कवरेज करने की उस तरह से इजाजत नहीं है। बहुत कम लोग हैं। घर के अंदर भी आमतौर पर हमारा कल्चर ऐसा है कि फौतगी वाले घर के अंदर बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं, खानदान वाले तो आ जाते हैं, लेकिन जब इस तरह की जो माहौल हो तो बड़ी दूर दूर से लोग आ जाते हैं। अभी पता चला कि पीटीआई के एक रहनुमा हैं, ठीक है, ये जिले लेवल पे, उनकी गिरफ्तारी भी इबाद फारूक के घर के बाहर से हो गई है। उन्होंने भी जमानत कबल अज गिरफ्तारी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से ले रखी थी, उनकी गिरफ्तारी भी जो है ना वो वहां से हो चुकी है। तो ये सूरत हाल है नाज़रीन किराम। मुझे नहीं पता क्या होना है, मैं नहीं जानता क्या होना है, मुझे नहीं पता कि क्या दुरुस्त है क्या ठीक है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आज जस्टिस काजी फायज ईसा ने लाइव कैमरे लगाए और बड़े छोटे से मामले के ऊपर लाइव कवरेज दिखाई। आज शाम तक हर बंदा टीवी के सामने बैठा देखता रहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के मुतालिक बातें सुनता रहा। मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है काजी फायज ईसा साहब से कि इस तरह के मसलों के अंदर भी लाइव समाअत करें। अरशद शरीफ के मामले पे भी लाइव समाअत करें, इमरान रियाज के मामले पे भी ये वाला मामला है, इलेक्शंस के मामले पे भी लाइव समाअत करें। इस मुल्क के लोगों के साथ जो इस हुकूमत ने किया और जो शहबाज शरीफ की हुकूमत कर गई उसके ऊपर भी लाइव समाअत करें, कैमरे लगाएं।